कि अभी धीरे धीरे ये संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि मोदी जी के साथ भी अच्छा सलूक नहीं होने वाला भविष्य में। लेकिन अब बीजेपी की निगाहें केवल और केवल इस बात पर है कि अगला जो चुनाव हो उसमें हम कोई और फेस आगे ले। अगर मोदी खेमे की पसंद का कोई अध्यक्ष बनाना होता तो वह अब तक बन चुका होता। ये देरी साफ साफ इसी तरफ इशारा है, क्योंकि अगर मोदी जी मान लिया 75 के हो जाते हैं और वो 75 के बाद रिटायरमेंट या मार्गदर्शन मंडल की तरफ नहीं जाते हैं तो वहां पर अध्यक्ष का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और सोशल मीडिया पर उनके कई इस तरह के फोटो वायरल बहुत बार मैंने भी देखे हैं, दर्शकों ने भी देखे होंगे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे ताकतवर हैं जी, वो जब आते हैं किसी भी मीटिंग में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के राजनाथ सिंह जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और जिन्होंने मोदी जी का नाम अनुमोदन किया, जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले तो असल में तो राजनाथ सिंह, क्योंकि नाम ही वो निकाल के लाए थे, उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी। जी बिल्कुल सही बात है। उन सहित तमाम बड़े बड़े नेता और उनसे उम्र में भी बड़े जो मोदी से हों वो भी उनको अभिवादन करते हैं। लेकिन नितिन गडकरी कई बार तो मुंह फेर लेते हैं, कई बार वो उठते ही नहीं, बैठे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत से फोटो वायरल हुए हैं और लोग भी, जनता भी सोशल मीडिया पर इस तरह के चटकारे लेती हुई नजर आई है कि भाई गडकरी मोदी को कुछ नहीं समझता। 75 पार जो है उसको मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर दिया। बिल्कुल सही बोले आप। और उस 75 पार में लाल कृष्ण आडवाणी भी आ गए, मुरली मनोहर जोशी भी आ गए और भी बड़े बड़े नेता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो 75 पार के चक्कर में फिर ना उनको आगे चुनाव लड़ाया गया, ना उनको कहीं कोई एडजस्टमेंट की गई। जी, अब जो है ना, तो अब फिर वो टर्निंग पॉइंट आ गया कि अब मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं। बिल्कुल जी जी। तो वो 74 के होली। एक बात और बोली है जी गडकरी जी ने, और वो बात बहुत महत्व रखती है जी, और वो इशारा साफ दर्शक भी समझ गए। उन्होंने कहा कि शासक या राजा जी, शासक ऐसा होना चाहिए अगर उनकी आलोचना हो रही है तो वह आलोचना को बर्दाश्त भी कर लें। तो यही इशारा किसकी तरफ है? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें तो बीजेपी के अंदर क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्यों? क्योंकि नितिन गडकरी निरंतर कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जो चर्चाओं का केंद्र बन जाता है। अभी अभी ताजा ताजा कोई अल्पसंख्यक दीक्षांत समारोह है, उसके अंदर नितिन गडकरी ने जिस प्रकार की बातें बोली हैं उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के अंदर अंदरूनी तौर पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्यों? यह कह देना अगर मैं मंत्री नहीं बनूंगा तो मर नहीं जाऊंगा, मैं जात पात पर नहीं बोलूंगा, अनेक प्रकार की ऐसी बातें हैं। शासक ऐसा होना चाहिए जो आलोचना को बर्दाश्त कर सके। बहुत कुछ इशारों में सारी चर्चा पर प्रकाश डालेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, हम मैंने समय समय पर बहुत बार देखते आ रहे हैं जी, नितिन गडकरी के जो बयान हैं वो पार्टी लाइन से अलग हमेशा आते हैं जी, और बहुत बार तो ऐसा हुआ कि उन बयानों ने पार्टी को भी संकट में डाला है जी, और कई बीजेपी के बड़े नेताओं को बाहर आकर सफाई देनी पड़ती है। प्रवक्ता तो कई बार इसी में लगे रहते हैं, वो सफाई पे सफाई देने लगे रहते हैं जी। तो क्या इन बातों से ऐसा नहीं लग रहा कि नितिन गडकरी के अंदर नाराजगी तो है अंदरूनी तौर पर? क्या कहेंगे? देखो, उनकी जो नाराजगी है वो कई बार शब्दों के माध्यम से भी वो बोल देते हैं। सरकार में जो कमियां हैं उनको भी वो बड़े बेबाक तरीके से उजागर करते हैं। ये तो अच्छी बात भी देखा जाए तो नहीं, अच्छी बात है। कम से कम विपक्ष वाले तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम सरकार का एक मंत्री और बड़ा सीनियर मंत्री जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हो, वो जब इस तरह की बातें कहे तो निश्चित रूप से उनका एक बड़प्पन है। लेकिन ये जनता के लिए तो ठीक है प्रद्युमन भाई, जनता के लिए और लोकतंत्र के लिए तो ठीक है जी, लेकिन पार्टी लाइन के हिसाब से पार्टी के लिए ठीक नहीं है। देखो, पार्टी लाइन तो ये कहती है कि अगर
पार्टी का अध्यक्ष या जो पार्टी का सर्वे सर्वा है वो ये कहे कि दिन में रात है तो लोगों को दिन में रात ही कहनी पड़ेगी, रात कहनी पड़ेगी, ठीक है, वो उसको उल्टा थोड़ी ये कहेंगे, उनको नहीं कह सकते जी। लेकिन नितिन गडकरी ने जिस तरह की हिम्मत दर्शाई है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। उसके पीछे भी मैं 2-3 कारण मानता हूं। एक कारण तो ये है कि नितिन गडकरी को, चूंकि वो महाराष्ट्र से आते हैं, नागपुर जहां आरएसएस का मुख्यालय है जी, आरएसएस के नेताओं के साथ उनके बड़े प्रगाढ़ संबंध हैं, बिल्कुल, और उसी का एक परिणाम है कि उनको, वो तो महाराष्ट्र के एक मंत्री रहे थे, तो राष्ट्रीय राजनीति में उनका कहीं कोई नाम ही नहीं था, जी जी, और वो महाराष्ट्र तक ही सीमित थे और एक व्यापारी किस्म के आदमी थे। उनको आरएसएस की पहली पसंद के तौर पर देख करके भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल ठीक बात। और मुझे आज भी वो बात याद है जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जितने अध्यक्ष बने थे वो अक्सर दिन में ही अपने काम निपटाते थे, लेकिन नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक बयान दिया था कि मैं तो 2-2 बजे तक काम करने वाला हूं और मैं रात को काम करना ज्यादा पसंद करता हूं, और जिसके बाद बहुत सी मीटिंगें ऐसी हुई जो रात को भी हुई, क्योंकि वो एक व्यापारी आदमी है, तो व्यापारी आदमी कई बार जो है अपने व्यापार की मीटिंगें भी रात को करते हैं। तो उन्होंने वो पैटर्न भारतीय जनता पार्टी में वो लेकर के आई, और पिछला जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है जितना भी जी, लगभग 11 साल का, उसमें नितिन गडकरी एक ऐसे मंत्री के तौर पर कामयाब हुए जी, जिनको हम अजात शत्रु कह सकते हैं जी, और वो इसलिए कह सकते हैं कि उनका जो विभाग है, जो परिवहन विभाग जो उनके पास है, कितने एक नेशनल हाईवे उन्होंने अपने कार्यकाल में बनाए जी, या तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इस तरह के कार्य हुए थे, ठीक बात है, लेकिन अब तो उनसे कई गुना ज्यादा तेज गति से, और वो शायद इस पूरी कैबिनेट के इकलौते ऐसे मंत्री होंगे जो बाकायदा ऑन कैमरा भी ये कहते हैं कि मैं एक टारगेट सेट करता हूं कि एक दिन में इतने किलोमीटर रोड बनना चाहिए, और वो हम अचीव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो विभाग है, चाहे वो विपक्ष के नेता हो चाहे पक्ष के हों, वो उसकी तारीफ करते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे जो है नेशनल हाईवेज बनाए हैं जिनकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक बात है। हरियाणा में भी इस तरह के बहुत से नेशनल हाईवे बने हैं। तो जिस तरह का उनका कार्यकाल रहा है वो वास्तव में ऐसा रहा है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जी जी। वरना उनका विभाग तो ऐसा है कि जिसमें भ्रष्टाचार की बू भी आ सकती है कहीं ना कहीं, बहुत मोटा करोड़ों में सिस्टम होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। हालांकि ये तब असली परत तो तब खुलेगी जब वो इस मंत्रालय को छोड़ देंगे और बीजेपी की सरकार जब कभी चली जाएगी, उसके बाद अगली सरकार आएगी, वो ये पता तब चल पाएगा कि वास्तव में क्या उन्होंने किया है, कितने ईमानदार आदमी, या वो केवल दिखावा भर है। दिखावा भर है। तो ये तो है उनके महकमे की बात। दूसरी बात जो उनकी है कि बीजेपी में रहते हुए कार्यकर्ताओं की आवाज को भी वो बखूबी उठा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर उनके कई इस तरह के फोटो वायरल बहुत बार मैंने भी देखे हैं, दर्शकों ने भी देखे होंगे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे ताकतवर हैं जी, वो जब आते हैं किसी भी मीटिंग में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के राजनाथ सिंह जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और जिन्होंने मोदी जी का नाम अनुमोदन किया, जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले तो असल में तो राजनाथ सिंह, क्योंकि नाम ही वो निकाल के लाए थे, उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी। जी बिल्कुल सही बात है। उन सहित तमाम बड़े बड़े नेता और उनसे उम्र में भी बड़े जो मोदी से हों, वो भी उनको अभिवादन करते हैं। लेकिन नितिन गडकरी कई बार तो मुंह फेर लेते हैं, कई बार वो उठते ही नहीं, बैठे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत से फोटो वायरल हुए हैं और लोग भी, जनता भी सोशल मीडिया पर इस तरह के चटकारे लेती हुई नजर आई है कि भाई गडकरी मोदी को कुछ नहीं समझता। तो वो कहीं ना कहीं इंगित भी कर रहा है कि जिस तरह की वो भाषण शैली बोल रहे हैं, क्या बीजेपी में किसी नेता की और हिम्मत है? अच्छा, राजनाथ सिंह जैसा इतना सीनियर नेता, नितिन गडकरी तो कल के हैं राजनीति में, राजनाथ सिंह तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है बहुत पहले, और बड़े सीनियर, अब जो उनके पास विभाग है, मोदी के बाद सबसे सीनियर मंत्री वो है। जी जी जी। भले ही अमित शाह को ताकतवर हम मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन राजनाथ सिंह सबसे सीनियर मंत्री है। उसके बावजूद किसी मंत्री की हिम्मत नहीं है कि वो सारे इशारों में ही चाहे प्रत्यक्ष तौर पर मोदी के खिलाफ कोई एक बात कह दे। प्रद्युम्न भाई एक बात बताइए जी, देखिए बीजेपी के अंदर जी एक दौर में अटल अडवाणी की इतनी बड़ी ताकत थी जी,
इतना बड़ा नाम था और सारे फैसले मोस्टली अटल जी तो इतना वो नहीं करते थे, अडवाणी जी ही करते थे जी अडवाणी जी की तूती बोलती थी जी आज देखिए उस वक्त कोई मान सकता था क्या अडवाणी जी के साथ ऐसी बन जाएगी कि उनकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, उनको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया जाएगा। किसी को ये बात हजम नहीं होती होगी अगर उस वक्त यह बोली जाए या हम लोग भी बैठकर ये चर्चा करें कि अडवाणी की अब नहीं चलेगी, अडवाणी जी को अब धीरे धीरे शायद वो बात उस टाइम लोगों को हजम ना हो। और शायद आज भी अगर हम ये कहें कि अभी धीरे धीरे ये संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि मोदी जी के साथ भी अच्छा सलूक नहीं होने वाला भविष्य में। क्यों? क्योंकि आप भी मानेंगे ये बात और जो राजनीति को अच्छे से समझते दर्शक भी मानेंगे। देखिए आज गडकरी पहले वाली टर्म में कह लीजिए या इस टर्म में गडकरी अगर मोदी सरकार में मंत्री बन रहे हैं तो केवल और केवल संघ की वजह से बन रहे हैं। मोदी खेमा बिल्कुल नहीं चाहता कि वो मंत्री बने, सिर्फ संघ के दबाव में बन रहे हैं। और अगर वह ये भाषा बोल रहे या अनुमोदन नहीं करते, राम रमी नहीं लेते या राम रमी नहीं करते तो कहीं न कहीं संघ इसका मतलब नाराज है मोदी से, मौजूदा सरकार से। तो आने वाले समय में मतलब कोई घटनाक्रम घटने वाला है, इस तरफ इशारा नहीं है क्या? देखो मोदी जो हैं वो एक बड़े घाघ नेता है राजनीतिक रूप से जी। और जब लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे इतने सीनियर नेताओं को दरकिनार करके जी जी नरेंद्र मोदी की तो सीनियरिटी उनसे तो सीनियर बहुत थे बीजेपी में, बहुत थे, तो उन सब की स्वयं राजनाथ भी सीनियर थे बिल्कुल उन सब की सीनियरिटी को दरकिनार करके जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का फेस डिक्लेयर किया तो उसके बाद से उन्होंने ये जरूर मन में सोचा होगा कि ठीक है एक बार तो इनको दरकिनार कर दिया लेकिन इनका पक्का इलाज कैसे किया जाए ताकि ये आगे फिर ना कहीं पांव अड़ाए। तो उन्होंने एक फार्मूला सेट किया कि 75 पार जो है उसको मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर दिया। बिल्कुल सही बोले आप। और उस 75 पार में लाल कृष्ण आडवाणी भी आ गए, मुरली मनोहर जोशी भी आ गए और भी बड़े बड़े नेता। बिल्कुल बिल्कुल। और वो 75 पार के चक्कर में फिर ना उनको आगे चुनाव लड़ाया गया ना उनको कहीं कोई एडजस्टमेंट की गई। जी। अब जो है ना तो अब फिर वो टर्निंग पॉइंट आ गया कि अब मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो 73-74 में है शायद। 74 के होली है। हाँ 1950 का बर्थ है उनका। जी जी। तो अभी 2025 चल रही है। जी जी। तो वो 74 के होली है और नितिन गडकरी उनसे 7 साल छोटे हैं। जब वो 74 साल के हो गया 75 के होने वाले हैं तो लिहाजा जो आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के खेमे के लोग हैं क्योंकि खेमेबंदी तो हर पार्टी में होती है। बिल्कुल ठीक बात है। वो कतई ये नहीं चाहेंगे कि मोदी 75 के बाद भी बना रहे। तो इसलिए ये अब थोड़ा सुरसुराट शुरू हो गया। और नितिन गडकरी यूं नहीं है कि कोई मंत्री मोदी की सरकार का मंत्री कोई यूं बोलते। ठीक बात है। उसको कहीं से तो कोई इशारा मिलता है। ये कांग्रेस नहीं है, यहाँ पर अनुशासन होता है। बिल्कुल। और ये अनुशासनहीनता भी देखा जाए बिल्कुल उसको। क्योंकि एक बात और है प्रद्युमन भाई, इसके बाद ये चर्चा आगे बढ़ाइएगा। वहां एक बात और बोली है जी गडकरी जी ने और वो बात बहुत महत्व रखती है जी और वो इशारा साफ दर्शक भी समझ जाएंगे। उन्होंने कहा कि शासक या राजा जी शासक ऐसा होना चाहिए अगर उनकी आलोचना हो रही है तो वह आलोचना को बर्दाश्त भी कर लें। तो यही इशारा किसकी तरफ है? नहीं देखो उन्होंने जो बातें कही बात तो उन्होंने सही कही है, लॉजिकल बात कही है। और इशारा तो शासक कौन है आज के दिन देश में? आज के दिन तो नरेंद्र मोदी है। जी जी। और नरेंद्र मोदी जी के जो जिस तरह के पिछले 10.5-11 साल का उनका जो कार्यकाल रहा उसमें जिन्होंने भी उनकी आलोचना की या जिन्होंने भी उनको सच्चाई से वाकिफ कराने का काम किया तो उसको ट्रोल किया गया है बहुत बड़े स्तर पर। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी आर्मी है, ट्रोल आर्मी। बिल्कुल जो है उसको बहुत बड़े स्तर पर ट्रोल किया गया है। और उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे ये मान लिया कि भाई अब जो है इनकी आलोचना ही बंद कर दो। ठीक है, ट्रोलिंग से हर आदमी बचता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब अब नितिन गडकरी ने जो ये बातें कही हैं उनका अप्रत्यक्ष रूप से इशारा तो मोदी की तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी जी। लेकिन उनको हिम्मत ये कहां से मिली है? वो हिम्मत कहीं ना कहीं आरएसएस से उनको मिली है। जी जी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल जिसमें लगातार देरी हो रही है जी। वो केवल और केवल ये है कि आरएसएस अभी तक सहमत नहीं हो पा रही है कि किसको आगे किया जाए। प्रद्युमन भाई इसमें एक चीज और है जी, अगर मोदी खेमे की पसंद का कोई अध्यक्ष बनाना होता तो वो अब तक बन चुका होता। ये देरी साफ साफ इसी तरफ इशारा है क्योंकि अगर मोदी जी मान लिया 75 के हो जाते हैं और वो 75 के बाद रिटायरमेंट या मार्गदर्शन मंडल की तरफ नहीं जाते हैं
तो वहां पर अध्यक्ष का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। सबसे बड़ी बात अब ये है कि अब चूंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं जी, बीजेपी और आरएसएस में इतनी हिम्मत आज के दिन नहीं है बिल्कुल कि वो मिड टर्म में मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटा दे। वो खुद तो हटना चाहें तो एक अलग बात है, लेकिन अब बीजेपी की निगाहें केवल और केवल इस बात पर है कि अगला जो चुनाव हो उसमें हम कोई और फेस आगे ले आए, क्योंकि मोदी की लोकप्रियता पहले के मुकाबले घट रही है और उसका प्रमाण ये है कि 2 योजनाओं में उनको पूर्ण बहुमत मिला जी। इस बार उनको बैसाखियों के सारे सरकार चलानी पड़ रही है, तो इसका मतलब लोकप्रियता तो कम हुई है। बिल्कुल ठीक, वरना तो उनकी सीटें बढ़ती, ये तो हर कोई मानेगा। 400 पार का नारा था और वो 240 पे अटक गई, तो आधे से ज्यादा गई 400 पार में। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसका अल्टरनेट संघ भी और बीजेपी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं और जिसके लिए ये लगातार डिले हो रहा है। मोदी जी को भी इस चीज का पता है जी। वो भी इसलिए कोई ज्यादा ही बयानबाजी नहीं दे रहे हैं। आप एक चीज देखो, पिछले 10 साल में मोदी जितना अग्रेसिव रहे, जितने उनके भाषण आप उठा करके दर्शक भी देख ले, जिस तरह से वो जोशीले स्वर में बोल रहे थे, और अब जो ये उनका लगभग 1 साल का कार्यकाल है, इसमें आप देखो वो पहले वाला मोदी थोड़ी ये है। बिल्कुल ठीक है। अब तो मोदी कमजोर हो चुका है कहीं ना कहीं, बिल्कुल, क्योंकि कमजोर भी इसलिए हो चुका है क्योंकि उनको खुद को भी ये पता है लोकप्रियता का पैमाना राजनीति में क्या है। राजनीति में यही तो है कि आपकी पार्टी कितना अप जा रही है, और वो पार्टी जब धीरे धीरे नीचे जा रही है तो ये चीज दर्शा रही है कि अच्छा एक चीज और भी होती है कि कोई भी फील्ड हो, कोई भी नेता हो, एक दौर होता है, उस दौर में एक समय होता है सबका, उस समय पर अगर उसने सही फैसला ले लिया तो वो कामयाब है। मोदी का दौर है आज, लेकिन आगे कितना रहेगा ये तो ठीक बात है, बड़ी गंभीर बात है और उस पर बीजेपी सोच रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी एक नया अल्टरनेट धीरे धीरे अपना तैयार कर रही है। तो प्रद्युमन भाई जैसे लाल कृष्ण आडवाणी का अल्टरनेट तैयार किया उन्होंने, यूं नहीं है कि भाई नरेंद्र मोदी एक दिन में ही डिक्लेयर कर दिया, पहले उनका माहौल बनाया गया। बिल्कुल ठीक। ये गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी अलग अलग स्टेटों में जनसभाएं कराई, विकास पुरुष की उनको संज्ञा दी गई। बिल्कुल, जब 2009 का चुनाव था तो भी उनको बड़े स्तर पर जो है फेस बनाया गया। स्टार प्रचारकों में सबसे ज्यादा डिमांड उनकी थी। 9 के बाद 13 तक जितने विधानसभाओं के चुनाव हुए उनमें भी नरेंद्र मोदी को आगे रखा गया। बिल्कुल ठीक है, हरियाणा में भी वो आए थे प्रचार के लिए। बिल्कुल सही कहा। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से अब किसी ऐसे फेस को आगे करेगी बीजेपी और आरएसएस और उनको लगातार आगे बढ़ाएगी। उसकी तरफ कहीं ना कहीं नितिन गडकरी द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से बातें बोली गई हैं, ये भी एक इशारा करती है। माहौल बनाया जा रहा है। बिल्कुल माहौल बनाया जा रहा है, उसकी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, एक पहलू तो ये हो गया प्रद्युमन भाई, अब देखा जाए तो देखिए मोदी जी की बड़ी तारीफ करनी होगी जी, क्योंकि जिस प्रकार से 2 चुनाव आडवाणी जी के नेतृत्व में लड़े जी, और बहुत बुरी हार हुई बीजेपी की जी, बीजेपी सत्ता के करीब भी नहीं पहुंच पाई जी, और जिस प्रकार से फिर मोदी जी आते हैं और मोदी जी फिर छा जाते हैं, और फिर देखिए आज 15 मतलब तीसरी टर्म में भी बीजेपी का शासन है जी, तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, इसमें भी कोई दो राय नहीं, और बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री वो हैं, और तीसरी बार जवाहरलाल नेहरू के बाद वही दूसरे शख्स हैं जो तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं जी। क्या बीजेपी को ऐसा अल्टरनेटिव चेहरा अब मिल गया क्या? देखो अभी मिला तो नहीं है, क्योंकि अगर मिल जाता तो अब से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उसकी नियुक्ति हो जाती। अच्छा, अभी वो टेस्टिंग कर रहे हैं कि भाई कौन नेता कामयाब हो सकता है, अभी उस पर विचार मंथन चल रहा है। अभी तो फिर इन्होंने मोदी के सारे चलना पड़ेगा ना? अभी तो चलना पड़ेगा, अभी तो यूं चलना पड़ेगा ना। अभी इस बात की क्या गारंटी है कि 75 पार के होने के बाद मोदी जी इस्तीफा दे देंगे? कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और बीजेपी और संघ में जैसा मैंने पहले बताया कि किसी नेता की हिम्मत नहीं कि वो मोदी से इस्तीफा मांग ले। तो अभी ये योजना तो क्योंकि चुनाव ही मोदी के नाम पर लड़ा गया है, ठीक बात है, मोदी जी ये भी कह सकते हैं भाई चुनाव ही मेरे फेस पे लड़ा गया है, और तो किसी नेता के नाम से वोट ही नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मेरे फेस से लड़ा गया तो ये चुनाव नेचुरल बात है कि मैं रहूंगा, और उसके बाद जब अगला जो चुनाव होगा 2029 में हो या जब भी होगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये फर्स्ट स्टेप पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और बीजेपी वो पार्टी है जो एक चुनाव खत्म होती है अगले चुनाव की तैयारी कर लेती है। उसको पहले से अंदाजा होता है कि ये बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को तरह तरह के सर्वे कराए जाते हैं कि कौन सा नेता कहां फिट बैठेगा, तो उसकी तैयारियां अब से पहले शुरू हैं। तो प्रद्युमन भाई, एक जिक्र यह भी हो रहा है देश के अंदर, एक देश एक चुनाव जी, और उसकी कमेटी भी बना दी गई है, उस पर काम भी हो रहा है और विचार मंथन भी लगातार चल रहे हैं जी। तो इस बात की कितनी संभावना है कि अगर एक देश एक चुनाव 2026 या 27 में होता है तो वह चुनाव मोदी के फेस पे लड़ा जाएगा? देखो ऐसा लग रहा है
कि अगर एक देश एक चुनाव होता है, जैसे संभावनाएं लग रही हैं कि अभी 25 में जनगणना करवा करके और 26 में परिसीमन होकर के और 27 में जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव होंगे तो उनके साथ पूरे देश में चुनाव हो सकते हैं। और उस हालात में अभी आज के दिन कोई मोदी का अल्टरनेट बीजेपी में भी नहीं दिख रहा। तो अगर 27 में ही चुनाव होते हैं, मोदी जी के भी दिमाग में हो सकता है एक बात चल रही हो कि 29 तक उम्र भी उनकी बढ़ेगी, तो उससे पहले ही क्यों ना 27 में चुनाव करा करके और जो है फिर से सरकार मेरे फेस पर आ जाए और फिर मैं 5 साल देश का प्रधानमंत्री और रह जाऊं। वरना 29 आते आते तो हो सकता है कोई नया सिस्टम हो जाए। अब मान लो एक चीज है कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ जो एक बड़ा फेस बन चुके हैं, वो अगर एक बार फिर से जीत गए, तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे इतने बड़े स्टेट के, तो उनका दावा एक मजबूती के साथ उभरेगा। इसी तरह से कुछ एक और भी नेता हैं जो अपने पांव जमा जाएंगे कहीं ना कहीं, तो उसमें फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से मोदी को भी एक खतरा हो जाएगा और बीजेपी को एक अल्टरनेट मिल जाएगा, एक नैतिक प्रेशर भी बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए चुनाव का जहां तक मुझे लग रहा है और जिस तरह से बीजेपी तैयारियां कर रही है कि ये चुनाव 2027 में कराएंगे। तो प्रद्युमन भाई देखिए जी, जिस प्रकार का प्रयोग बीजेपी अभी कर रही है जी, अटल सरकार के भी 6 महीने रहते थे जी, उस टाइम इन्होंने 6 महीने पहले शाइनिंग इंडिया का नारा देकर चुनाव करा लिए थे और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। जी, तो यहाँ पर भी ऐसी कोई संभावना बन सकती? देखो उस समय में राज में थोड़ा अंतर है। उस समय कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं थी जितनी आज है। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के पास खुद की पार्टी के दम पर तो बहुत कम सीटें थी, बहुमत के नजदीक भी नहीं थे वो। उस समय तो कई 20-30 पार्टियों का एक अलायंस था एनडीए, बिल्कुल, और उसके माध्यम से वो चल रहे थे। फिर वो एनडीए में भी कुछ पार्टियां छोड़ करके चली गई उनके टाइम पर। बिल्कुल। तो उस समय की तो सरकार सिर्फ जो है बैसाखियों के सहारे थी पूरी तरह से। अब तो 2 ही बैसाखियां हैं, ठीक है। उस समय तो सारी टांग को कहीं खींच रहा था, कोई कहीं खींच रहा था। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी अगर नरेंद्र मोदी जी होते ना तो वो सरकार गिर भी जाती। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी का क्या था कि सबके साथ उन्होंने सॉफ्ट नेचर था, हार्ड कोर के नेता नहीं थे। और नरेंद्र मोदी एक हार्ड छवि के नेता माने जाते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं अब जो है कांग्रेस उस मजबूत हालात में नहीं है। और उस समय क्षेत्रीय दल भी बड़े मजबूत थे, बड़े अक्ष तरफ थे क्षेत्रीय दलों में। अब तो जो है क्षेत्रीय दल भी धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं और बहुत से तो ऐसे राज्य हैं जहां सिमट गई हैं क्षेत्रीय पार्टियां। और एक सवाल और है प्रद्युमन भाई, देखिए लोकसभा में बीजेपी की 240 सीटें आई जी, उस वक्त परिस्थितियां कुछ अलग थी जी। और आज अगर हम हरियाणा के संदर्भ में भी देखें जी, जिस प्रकार से इन्होंने हरियाणा का चुनाव जीता, एक हारी हुई बाजी जीती, फिर महाराष्ट्र जीते, फिर दिल्ली जीते, आज जो माहौल लग रहा है ना, और ये भी हम कह सकते हैं शायद हिसार की जो सीट है वो फिलहाल कांग्रेस के पास है जी। और हिसार की छोड़ी, मेरे हिसाब से अगर आज हिसार हरियाणा में लोकसभा के चुनाव हो तो मेरे हिसाब से रिजल्ट कुछ और आएगा। आप कितने सहमत हैं इस बात से? नहीं, निश्चित रूप से देखो ये तो परिस्थितियां बदलती हैं राजनीति में। राजनीति में तो कोई ये स्थायी नहीं कि एक चुनाव वो जीत गया तो दूसरा वो नहीं जीतेगा, ठीक है। यहाँ तो हर महीने, हर 2-3-4 महीने में बदलती रहती हैं हालात। और हमने ये चीजें देखी हैं कि किस तरह से 5 सीटें कांग्रेस जीती, 5 सीटें कांग्रेस हारी, और उसके बाद ये हालात बनी कि कांग्रेस की हवा दिखाई दी और वो कांग्रेस जीत गई, ठीक है। महाराष्ट्र में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो जो बीजेपी की बहुत बुरी हार होती है, बीजेपी का एनडीए जो है वो बुरी तरह से हारता है और इंडिया अलायंस बड़ी अच्छी खासी जीतता है। और उसके बाद आप महाराष्ट्र में देखो, राजस्थान में देख लो आप, ठीक है। राजस्थान में जहां इंडिया अलायंस के एमपी अच्छे खासे जीतते हैं और विधानसभा का चुनाव में बीजेपी, तो कहीं कुछ नहीं, ये तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं। समाजवादी पार्टी के बहुत से एमपी जीते हुए उत्तर प्रदेश में, बाई इलेक्शन में भी जीते हैं, और राज जो है वहां योगी आदित्यनाथ एक तरफा कर रहे हैं, ठीक है। विधानसभा में, और अभी विधानसभा का बाई इलेक्शन में वहां बीजेपी अच्छे से जीती है। विधानसभा में एक अलग हालात है, लोकसभा में अलग हालात है, फिर जो छोटे चुनाव है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, जिला परिषद, उनमें अलग हालात हैं। हर चुनाव में परिस्थितियां बदलती हैं। कुछ मतलब बीजेपी ने गेन किया है, कोई शक नहीं है। आज अच्छी स्थिति में बीजेपी, बिल्कुल। 2024 में मोदी जी की जिस लोकप्रियता पर उन्होंने चुनाव लड़ा, भले ही उनकी लोकप्रियता उतनी ही आज है, बड़ी नहीं है लोकप्रियता मोदी की, क्योंकि मोदी ने ऐसा कोई काम किया नहीं 1 साल में। लेकिन कांग्रेस वालों के हौसले डाउन हो चुके। उस चुनाव में कांग्रेस वालों के हौसले अप थे, अब वो पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। तो इसलिए अब जो है कांग्रेस और चाहे विपक्ष की अन्य पार्टियां हों, वो जो है बड़ी दयनीय हालात में है। अगर आज चुनाव हो जाए तो मोदी बहुमत से आएगा। तो चर्चा का अंत करें। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि जिस प्रकार से बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से भाषणबाजी हो रही है,
तो इससे यह संकेत तो साफ है कि अंदरूनी तौर पर बहुत कुछ चल रहा है, और जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में देरी हो रही है, साफ संकेत है कि चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि आज मोदी का कोई ऑप्शन नहीं है। आज बीजेपी के पास उनको मोदी के चेहरे पर जिंदा रहना ही पड़ेगा और उसी चेहरे पर फिलहाल आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और जो कंडीशन लोकसभा में थी उससे कहीं आज मुफीद कंडीशन है बीजेपी की। आप इस चर्चा से कहां तक सहमत हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।